हाय, मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग समझेंगे ये अमीर लोग ये कौड़ियों के भाव पे इतने बड़े-बड़े एसेट्स कैसे खरीद लेते हैं। मैं एसेट का बात कर रहा हूँ, उनका कोई कार या शूज़ या वॉचेस का कलेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ। एसेट मतलब कोई दूसरा कंपनी खरीद ली है या कोई बड़े प्रॉपर्टी खरीद ली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और लास्ट में ये भी समझेंगे कि किस तरह से हम लोग भी पूरा तो नहीं बट कुछ हद तक इस टेक्निक का हम लोग यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं किसी बड़े बिज़नेसमैन का नाम नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं एक स्टोरी के फॉर्म पे इसको मैं समझाऊँगा। आप किसी भी बड़े बिज़नेसमैन से इसे इसको रिलेट कर लीजिएगा। सपोज़ एक बिज़नेसमैन है जिसका नाम है राहुल। उसने अपना एक कंपनी बनाया जिसका नाम रखा उसने खदान। मुझे नहीं पता क्यों खदान नाम रखा बट रख दिया उसने। तो ये खदान कंपनी में उसका 75% स्टेक है। 75% स्टेक का वो मालिक है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक उसके हाथ में है। बाकी 25% स्टेक जो है वो आम पब्लिक के लिए है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या कोई बड़े इन्वेस्टर्स है उसके लिए वो रख दिया 25%। और सेबी का रूल भी है कि अगर मार्केट में रजिस्टर्ड है तो 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते। दूसरा उसने एक चीज़ सोचा कि मुझे बहुत सारा टैक्स बचाना पड़ेगा, अगर मैं कंपनी से बहुत सारा अगर सैलरी लेता हूँ तो काफ़ी टैक्स चला जाएगा। तो उसके लिए उसने कंपनी में जाके बोला कि मुझे बस ₹1 सैलरी चाहिए हर महीना। इसमें मार्केट में उसने एक अपना अच्छा इमेज भी बना लिया ₹1 का सैलरी के नाम पे, और उसने आपको कोई टैक्स भी नहीं दिया। तो आप बोलोगे उसका घर कैसे चलता है? घर चलता है उसका डिविडेंड का इनकम से। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड का इनकम से उसका घर चलता है और बेयर मिनिमम वो डिविडेंड अपना लेता है और उस डिविडेंड में कुछ टैक्स पे कर देता है। और बाकी अगर कोई बहुत बड़ा एसेट खरीदना हो उसका तो कंपनी के नाम से खरीदता है जिसमें उसको जीएसटी में छूट मिल जाता है। तो ये हो गया राहुल बिज़नेसमैन का और उसका खदान कंपनी का मोटा-मोटी स्ट्रक्चर ये है। अब वो राहुल बिज़नेसमैन जो है उसने क्या देखा ना, साइड में एक कंपनी है जो एक्स-रे मशीन से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट्स बनाता है, लेकिन वो कंपनी अभी स्ट्रगल कर रहा है। वो चला नहीं पा रहा ठीक से। तो इसने सोचा कि इस कंपनी का मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ये इक्विपमेंट्स जो एक्स-रे से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बना रहा है, मेरा या मेरे घरवालों का थोड़ा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और हम ऑलरेडी सोच ही रहे थे कि फ्यूचर में इस तरह का बिज़नेस करने का, और वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा, तो इसको खरीद लेते हैं। तो इसने गया, उस बिज़नेसमैन से मिला, दोनों ने बैठ के डील किया। डील हुआ कि 20 करोड़ में वो कंपनी बेचने को रेडी है। और ऑलरेडी राहुल जो बिज़नेसमैन है, इसका जो 75% स्टेक है अपना कंपनी का, इसका वैल्यूएशन आज के डेट में 250 से 300 करोड़ के आस-पास है। तो अब देखो वो क्या करेगा? राहुल के पास तो पैसा है नहीं 20 करोड़ देने के लिए उस कंपनी को, क्योंकि वो उसके खुद के पास इतना पैसा वो रखता नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो जाएगा बैंक के पास। बैंक के पास जाके बोलेगा मुझे लोन दे दो 20 करोड़ का, मुझे वो कंपनी खरीदना है। फिर ईएमआई के तौर पे मैं उसको मंथली चुका दूँगा। बैंक बोलेगा कि कुछ कोलेटरल रख दो, ऐसे तो नहीं दे सकते। तो वो कोलेटरल क्या रखेगा? अपना जो 75% शेयर है ना, उसका 10% वो मान लो कोलेटरल रख देता है। तो अगर कोलेटरल वो रख देता है, तो बैंक को अब सिक्योर हो चुका है। अब बैंक को जब सिक्योरिटी मिल रहा, तो लो इंटरेस्ट में उसको लोन देगा। तो बैंक से उसने 20 करोड़ ले लिया, जाके उस कंपनी को दे दिया, कंपनी के ओनर को, वो कंपनी पूरा खरीद लिया। सपोज़ वो कंपनी जब वो खरीद लिया, अपने नाम पे ही खरीदा या वो खदान कंपनी के एक सब्सिडी बना दिया उसको। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, उसका मर्ज़ी है। अब आपको ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा गेम हो गया, जो आप समझ नहीं पा रहे। देखो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक ऐसा कंपनी को खरीद लिया जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, तो काफ़ी सस्ते भाव पे उससे नेगोशिएट किया होगा क्योंकि वो प्रोमोटर ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहा था। तो एक उसको सस्ते भाव पे एक कंपनी मिला। दूसरा, जब वो बैंक के पास गया, उसने अपना कोलेटरल रखा 10%, तो जिसके वजह से बैंक उसको काफ़ी सस्ते रेट पे उसको लोन देगा, क्योंकि बैंक आप वो सिक्योर लोन पे आ जाता है। तीसरा, उसने अपना शेयर बेचा नहीं है। अपने कंपनी में जो उसका 75% शेयर का उसका मालिकाना हक जो बोलते हैं वो था, वो आज भी है। उसने 10% शेयर सिर्फ़ गिरवी रखा है। तीसरा उसका बेनिफिट होता है, अगर उसने मान लो ये 10% शेयर वो गिरवी नहीं रख के अगर उसको बेच देता, और अगर जब वो बेच देता से इस शेयर को, तो उसको कम से कम 35 करोड़ का शेयर बेचना पड़ता, तब जाके उसको 20 करोड़ रुपया मिलता। क्योंकि 15 करोड़ के आस-पास तो उसको टैक्स भी तो देना पड़ता। और इस केस में जब वो गिरवी रखा, तो उसने ₹1 भी टैक्स नहीं दिया। तो उधर से वो 10-15 करोड़ का टैक्स बचा लिया। नेक्स्ट है कि अगर वो शेयर बेचने जाता, एक प्रमोटर होके वो शेयर बेच रहा, तो सोचो कंपनी का जो खदान कंपनी है, उसका रेपुटेशन कितना गिर जाता मार्केट में, कि प्रमोटर 10% शेयर बेचने को रेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसे तो बेच नहीं पाता, क्योंकि अगर प्रमोटर को शेयर बेचना है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके वो बेच सकता है। लेकिन अगर उसको परमिशन मिल भी जाता, तब अगर वो बेच रहा, तब भी उसका कंपनी का कितना बड़ा लॉस होता है रेपुटेशन के मामले में। दूसरा, जब वो 10% शेयर मार्केट में ऐसे खुला बेच देगा, तो स मार्केट में सोच लो फ्री का कितना शेयर मार्केट में आ जाएगा। डिमांड उतना है नहीं, लेकिन सप्लाई भर-भर के होगी उस कंपनी का, खदान कंपनी का शेयर का। तो इस केस में खदान कंपनी का शेयर का वैल्यू बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। उधर से वो बचा लिया। तो आप मोटा-मोटी देख रहे हो, एक बस वो एक अमीर होने के नाते जो अपना खदान कंपनी का उसने अपना मार्केट में रेपुटेशन बनाया, उसके वजह से
और अपना टेक्निक जो भी लगाया जिसने कंपनी में, उसने अपना शेयर नहीं बेच के उसको बस गिरवी रख के उसमें लोन उठा के दूसरा कंपनी खरीद रहा। इससे कितना बड़ा फ़ायदा कर लिया उसने। उसने अपना जेब से ₹1 भी नहीं दिया, लेकिन उसने एक नया कंपनी खरीद लिया। यही चीज़ अगर आप हम किसी मिडल क्लास से अगर कंपेयर करते हैं, सोचो एक मिडल क्लास को अगर एक ज़मीन या एक फ्लैट भी खरीदना होता है ना, तो सबसे पहले वो जितना पैसा कमाता है उसमें वो 30% टैक्स देता है, अगर आज हायर टैक्स ब्रैकेट में आता है तो। इसने ₹1 भी टैक्स नहीं दिया क्योंकि उसने शेयर बेचा ही नहीं, शेयर बेचता तो उसको टैक्स लगता है। तो इसका जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स का तो बात ही नहीं है, लेकिन वही मिडल क्लास 30% टैक्स देके उस प्रॉपर्टी को खरीदने गया। यही मेन रीज़न है कि जो सेम एसेट अगर एक मिडल क्लास खरीदता तो उसको काफ़ी महँगा पड़ता, लेकिन वही एक अमीर बहुत सस्ते में या कौड़ी के भाव पे वो खरीदता है। दूसरा, अगर आप मिडल क्लास है तो आप इस टेक्निक का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, बहुत पूरी तरीके से तो आप कंपनी तो खरीदने नहीं जा रहे हैं, ना ही आपके पास कंपनी है। लेकिन आपके पास अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो कुछ हद तक इस टेक्निक का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे देखो, एक एसएलबी मैकेनिज़्म करके एक मार्केट में टेक्निक होता है, जो सेबी ने 1997 में इसको अप्रूव किया था। एक एसएलबी में क्या होता है, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग करके इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज़ आपका पास कोई कंपनी का शेयर है, जो बहुत लंबे टाइम के लिए ये शेयर रखे हो। तो आप इस शेयर को एक्सचेंज को लैंड कर सकते हो। मतलब एक्सचेंज को ऐसे ही दे दिए और उसके बदले में आपने बोले कि 5% आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो ईयरली आपको उस शेयर का पा जो आपने 100 शेयर अगर दे के रखे, तो आपको 5-5% उसका जो भी अमाउंट है, उसका आपको मिलता रहेगा। ये एक्सचेंज को इसमें क्या फ़ायदा है? आपने अगर शॉर्ट सेलिंग सुने होंगे, तो कोई इंसान अगर शॉर्ट सेल सुबह करता है, मान लो उसने अपना 1000 शेयर सुबह बेच दिया। उसके पास शॉर्ट सेलिंग का मतलब उसके पास शेयर है ही नहीं। वो 1000 शेयर उसने ₹100 का भाव पे सुबह बेच दिया। उसके पास शेयर तो था ही नहीं, तो उसने बेच दिया। तो कहाँ से उसके पास शेयर आया? ये शेयर आता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस शेयर को जो लैंड करते हैं एक्सचेंज को, वो शेयर रहता है ये। तो एक्सचेंज जब उसको वो शेयर देगा, तो एक्सचेंज उधर से पैसा कमाएगा और आपने जो इसमें इंटरेस्ट चार्ज किया, एक्सचेंज उसमें से आपको पैसा पे कर देगा। सेम थिंग जैसे वो बिज़नेसमैन अपना शेयर को बेचा नहीं था, आप भी यहाँ शेयर बेच नहीं रहे हो। बिज़नेसमैन ने उस शेयर को सिर्फ़ गिरवी रखा था बैंक के पास, ये आपने गिरवी रख रहे हो सिर्फ़ एक्सचेंज के पास। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको जो भी डिविडेंड मिलना है वो आपको सेम मिलता रहेगा। जो भी शेयर का बोनस, स्प्लिट वग़ैरह जो होगा वो आपको मिलता रहेगा सेम तरीके से। क्योंकि आप ओनरशिप खो नहीं रहे हो, आप बस गिरवी रख रहे हो अपना शेयर को उसके पास, बदले में आप इंटरेस्ट ले रहे हो। सेम उस तरह से जैसे वो बिज़नेसमैन ने अपना शेयर को गिरवी रखा था और अपना ईएमआई पे कर रहा था। इसमें आपके लिए रिस्क भी बहुत बेयर मिनिमम है क्योंकि मैक्सिमम रिस्क जो बेयर करना है सब कुछ एक्सचेंज उठा रहा है वो रिस्क को। वो सब कुछ वेरीफ़ाई करना सब कुछ एक्सचेंज का काम है। आपको ने देखने का ज़रूरत नहीं है किसको लैंड हो रहा है, कहाँ लैंड हो रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है। तो बेसिकली मोटा-मोटी जितना मैंने देखा है इसमें मार्केट में आप इसमें से 5 टू 6% कभी-कभी 30% भी जाता है जब अगर उस मार्केट में उस शेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा है और अगर अवेलेबल नहीं है तब। नहीं तो नॉर्मली आप इसमें से 2% से लेके 10% के आस-पास इसमें ईयरली इनकम कर सकते हो। इसका कुछ कंडीशंस है। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 शेयर है तो आप 10 शेयर इसमें लैंड कर सकते हो। एनएसई का वेबसाइट में जाके आप ये टाइप कर सकते हो, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग सेक्शन में जाके। आप उसमें पूरा लगभग-लगभग 600 के आस-पास का शेयर है, 600 से प्लस ही कुछ शेयर है। उस 600 के आस-पास शेयर में ही आप ये चीज़ कर सकते हो। दूसरा, एक लॉट होती है इसमें। ऐसा नहीं कि 10 शेयर 20 शेयर आप उसमें ये कर सकते हो। एक हर एक कंपनी के अकॉर्डिंग उसका जो भी लॉट है, 200 शेयर, 500 शेयर जो भी लॉट है, आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको लैंड कर सकते हो। होप आपको ये चीज़ें मोटा-मोटी समझ में आया कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके एक स्टॉक का जो एप्रिसिएशन होता है, जो डिविडेंड मिलता है, उसके साथ-साथ आप एक ये एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली अगर स्टॉक से अगर इनकम देखा जाए तो 2 ही इनकम नॉर्मली माना जाता है, डिविडेंड और एप्रिसिएशन। आप ये स्टॉक एसएलबी टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो आप। अब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है और गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस को अपना इम्प्रूव करना चाहते हो तो उस हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको इसको अगर एक्सप्लोर करेगा आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। बाकी अगर नॉलेज अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।